अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हर क्लास का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश था। वो खुशी को साथ लेकर आई थी क्योंकि उसके हिसाब से वो अकेले घर पर क्या करती, लेकिन दर्ग ने उसे अस्पताल के अंदर आने से मना कर दिया था क्योंकि दर्ग के हिसाब से वो अस्पताल के अंदर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो गाड़ी में बैठी सख्त बेजार हो चुकी थी और भूख ने अलग से उसे तड़पा रखा था। जब राकेश का फ़ोन आया, उसने ज़िंदगी में पहली बार राकेश का फ़ोन आने पर इतनी खुशी जाहिर की थी। क्या कर रही हो प्यारी सिस्टर, कैसा जा रहा है जॉब का पहला दिन? उसने एक अच्छे भाई की तरह सवाल किया था। भूखी बैठी हूँ, सुबह से मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है आज। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, एक बर्गर ही लेकर आ जाओ वरना और 10 मिनट में मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, उसने इल्तिजा की थी। क्योंकि क्या दर की बीवी ने क्या दर की बीवी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? वह हैरान हुआ था। ये दर की बीवी उसकी बहन के साथ सौतन के बजाय सौतेली माँ वाला सलूक क्यों कर रही थी? दिया था खाना, लेकिन खाने में जो दिया था वो मैं खा नहीं सकती थी, इसलिए नहीं खाया। मगर अब मेरी हालत ख़राब हो रही है। अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊँगी। मेरी जान बचा लो मेरे प्यारे भाई, मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। वो उसे इमोशनल करने लगी। हाँ यार, करता हूँ कुछ, तुम्हें ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहकर फ़ोन बंद करने लगा। उसकी बात का उसने बुरा नहीं मनाया था क्योंकि सवाल उसके पेट का था। अगर पेट का सवाल ना होता तो उसे उसकी औकात याद दिला देती, जो उसे ड्रामा ना करने के मशवरे दे रहा था। फ़ोन रखने के फ़ौरन बाद वो उसे उसका इंतज़ार करने लगी। भूख का एहसास आज बहुत सालों बाद हुआ था और इस एहसास के साथ ही एक मेहरबान का चेहरा आंखों के पर्दे पर उतरा। आप सच में हम लोगों के लिए एक मेहरबान थे। काश हम आपको बचा पाते। आप इतने सालों तक अकेले लड़ते हैं और किसी को खबर भी ना होने दी। आपने हमारा तब साथ दिया जब हर कोई हमें कूड़े करकट की तरह देख रहा था। आप सच में इंसान के रूप में फरिश्ते थे। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। आपके कत्ल का बेटा जेल से आज़ाद हो चुका है और हम उसे ज़िंदगी से आज़ाद कर देंगे। हम उसे कभी आपकी फैमिली तक नहीं पहुंचने देंगे। वो आदमी अपने बाप की मौत का बदला आपकी बेटियों से लेना चाहता है और हम आपकी मौत का बदला उस हैवान से लेंगे। आप हम आपकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। ये वादा है आपसे। आपकी तीनों बेटियां की हिफाजत हम अपनी जान देकर करेंगे। बस अ, उस सौतन के बाल काटूंगी। वो अपने ख्यालों में सफ़र करती अचानक परी की तरफ आ गई थी, जिसका उसके पास कोई हाल नहीं था क्योंकि उसके पास दर्द था। तुम सिर्फ उसे सोचों से दूर कर रहे हो, तुम्हें उसकी सोचों को ख़त्म करना है। दर्द ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुम उसे जानने की कोशिश करोगे तो मुश्किल नहीं होगा। हसन ने आज खुद परी की रिपोर्ट्स चेक की थी। वो अपने ख्वाबों से डरी थी, अपनी सोचों से डरती है वो। उसके डर का कोई वजूद नहीं है जो मैं उसका डर उससे दूर कर सकूं। मैं खुद उसके डर को ठीक से समझ नहीं पा रहा। हसन, उसकी सोचें मेरी समझ से दूर हैं। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ कि वो बुरे ख्वाब ना देखे या फिर उन ख्वाबों को ना सोचे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास में। वो अभी बातों में मसरूफ़ था कि अचानक दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाली शख्सियत को देख उसने चेहरा फेर लिया था। वो भी उसे नज़रअंदाज कर गया। हसन, जल्दी चलो, मेरे बेटे को बुखार है, उसे चेक करो, बाकी सब बाद में करना। यारम ने हसन को हुक्म दिया। वो लम्हे की देर किए बना उठकर बाहर निकला था। यारम ने एक नज़र उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। वो दोनों बहुत अजीब थे, एक दूसरे को मुखातिब नहीं करते थे, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी में क्या हो रहा था वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो एक दूसरे की ज़िंदगी के एक एक लम्हे से वाकिफ़ थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजान लोगों की तरह रहते थे, जैसे वो एक दूसरे से अनजान हों या कभी एक दूसरे को देखा भी ना हो। हसन थोड़ी देर के बाद वापस आ गया था और वापस आने के बाद एक बार फिर से उसे हदायत देने लगा। परी का इलाज मुमकिन था, वो अब भी ठीक हो सकती थी, लेकिन अगर उसकी बीमारी ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई तो वो पागल भी हो सकती है। अब तक वो परी को उसके ख्वाबों से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये परी के दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं था। उसे परी के ख्वाबों के बारे में जानना था। वो जानता था ज़ोया कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि वो ज़ोया के बारे में जाने, और ज़ोया के बारे में सिवाय परी के और कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ज़ोया सिर्फ़ एक ख़याल थी, सिर्फ़ एक दिमागी किरदार थी। उसे उसकी दिमाग से निकालने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर जानना था। एक लम्हे के लिए उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि यारम अस्पताल में क्या कर रहा है। रूह की तबीयत ख़राब तो नहीं, लेकिन यारम ने कहा था कि उसका बेटा बीमार है। उसका दिल चाहा वो पूछ ले, लेकिन वो क्यों पूछता, उसे कोई मतलब नहीं था रूह से या उसके बेटे से, और ये बात वो बाकियों से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाने के लिए कहता था।
ये कहाँ चले गए? अभी तो कह रहे थे कि डॉक्टर से मिलकर आ जाऊँगा और अब ये ट्रिप भी ख़त्म होने को है और उनका कोई अता पता नहीं। खुशी बेचारी को भी बाहर गाड़ी में छोड़ आए। इतनी देर में तो वो भी बोर होगी। साथ ही ले आते तो अच्छा था। उस बेचारी ने तो खाना भी नहीं खाया था। अगर पता होता इतना टाइम लगेगा तो उसे घर पर ही रहने देती। वो बड़बड़ाती हुई दर को ढूंढ रही थी। सिस्टर मेरे शोहर कहाँ हैं? वो पास खड़ी लड़की से पूछने लगी, जो पहले भी 2 बार उससे उर्दू में बात कर चुकी थी। जी आपके शोहर हसन के कैबिन में हैं, उसने मुस्कुराकर बताया। क्या मैं जाऊँ उधर? उसने उसे देखते हुए सवाल किया तो नर्स ने मुस्कुराकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। श्योर मैम, आपकी ड्रिप उतार देती हूँ, आप चली जाएं, मैं भी लंच ब्रेक ले रही हूँ। वो उसकी ड्रिप उतार कर चली गई। परी भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी, उसकी फ़ौरन उठकर बाहर आ गई। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह जाए। एक तो यह अस्पताल इतना बड़ा था और दूसरा उसे किसी की कोई बात समझ नहीं आती थी। पता नहीं ये लोग अरबी ज़बान में एक दूसरे से क्या बातें करते थे। सबके बीच तो वो अपने आप को जाहिल गुआर समझती थी। उसे अच्छी तो उसकी मुलाजमत थी, कम अज़ कम से अरबी बोलनी तो आती थी। गरीब थी लेकिन ज़बान तो समझती थी और वह जाहिलों की तरह लोगों के मुंह देखती रहती थी। उसने फैसला कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, कम अज़ कम ये ज़ुबान तो वह सीख कर रहेगी। अगर उसने सारी ज़िंदगी यहाँ दर के साथ रहना था, उसके मुल्क की ज़ुबान को समझना मुश्किल था, लेकिन वह जानती थी कि वह सीख जाएगी। उसने सोचा था वो आज ही दर्ग से इस बारे में बात करेगी, लेकिन दर्ग की तो आजकल सारी बातें गलत चीज़ों की तरफ चली जाती थी। अजीब सोच थी उस बंदे की। वो कोई भी बात करती तो वो उससे अपना मतलब निकाल लेता था। उसने सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना रोमांटिक हो सकता है, लेकिन वो था। उसकी सोचों से भी कहीं ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ निकला था। उसे सोचते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। नर्स ने बताया था कि अंदर मीटिंग चल रही है। वो वहीं रखे एक छोटे से बेंच पर बैठ गई थी, जहाँ पहले ही बहुत लोग बैठे हुए थे। अंदर मीटिंग हो रही थी। दर्ग अंदर था डॉक्टर के साथ। नर्स तो बताकर चली गई थी, लेकिन वो काफ़ी बोर हो रही थी। अंदर मीटिंग में उसका कोई काम नहीं था, इसलिए उसने वहीं बैठना बेहतर समझा। पता नहीं अभी कितनी देर लगनी थी जब नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी गोद में एक प्यारा सा नीली आंखों वाला बच्चा था, जो बार बार उसे देखकर अपने डिम्पल्स की नुमाइश कर रहा था। उसे देखकर परी के लबों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई थी। ये सच था कि उसने बहुत बच्चे देखे हुए थे, लेकिन शायद ही उससे ज़्यादा कोई प्यारा हो गया। और ऊपर से बार बार उसका देखना फिर मुस्कुराना, उसके अंदर का शैतान बहका रहा था उसे। वो उसे छुपकर बार बार देखता, इतना क्यूट लग रहा था कि हद नहीं। देखने में वो लड़की पाकिस्तानी लग रही थी, लेकिन पक्का कहा भी नहीं जा सकता था। आगे से अरबी में शुरू हो गई थी अम, वो मुंह बसूरे उस प्यारे से बच्चे को देख रही थी। काश उस अरबी आती होती तो अब तक वो उसे दोस्त बना चुकी होती। जानुथाई। वो डिंपल की नुमाइश करता हुआ बड़े प्यार से उसे देखकर बोला, नहीं बेटा, वो जानुसाई नहीं है। उस लड़की ने बच्चे को जवाब दिया तो जैसे परी खुशी से निहाल हो गई। उसका दिल तो उस बच्चे के लिए इतना मचल रहा था कि वो अभी से उठाकर एक आध किसी तो कर ही लेती, लेकिन इहलाकात में भी तो कोई चीज़ होती है। आप पाकिस्तान से हैं? उसने बड़ी खुशी से पूछा था। रूह ने एक नज़र उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। आप भी पाकिस्तान से हैं क्या? रूह ने उससे सवाल किया था। जी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। परी भी खुशी खुशी उससे बातें करने लगी। आप छोटे नन्हे से हैंडसम शहजादी के पास जाने के लिए पहले उसकी माँ को बताना ज़रूरी था। मैं मुल्तान से हूँ, मेरे शोहर यहाँ से हैं, तो मैं आप यहीं पर रहती हूँ। और आप? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे भी शोहर यहाँ के हैं, अब हम यहीं पर रहते हैं, उसने फ़ौरन जवाब दिया था, जबकि उसकी नज़र रोयाम पर अटकी हुई थी, जो उसके पास आना चाहता था। वो कभी उसे देखकर मुस्कुराता तो कभी अपने आप को रूह के दुपट्टे में छुपा लेता। क्या तुम शादीशुदा हो? मुझे लगा तुम 14-15 साल की छोटी सी लड़की हो। तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। रूह को सच में हैरानगी हुई थी जब अचानक दरवाज़ा खुला। बाहर आने वाले शख्स को रूह ने इस अंदाज में नज़रअंदाज किया था जैसे उसे देखा ही नहीं। वो उस शख्स उसे जितना बुरा लगता था, ना जाने ये इतना ही ज़्यादा उसके सामने क्यों आता था। वो उसकी तरफ देखने के बजाय सामने बैठी उस लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन वक्त पर लेती रहोगी तो ठीक रहोगी। मैंने भी कह दिया कि अब मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई लेती रहोगी तो जल्दी तुम्हारी बाकी मेडिसिन कम कर दी जाएंगी। वैसे वो कड़वी वाली दवाई भी जल्द ही छूट भी सकती है। उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ आने का इशारा करने लगा। परी ने एक नज़र व्यायाम की जानिब देखा था, जो दर के हाथ में परी का हाथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। वो आंखों में नाराज़गी लिए उसे दूर जाते हुए देख रहा था। उसके बाय करने पर वो नाराज़गी से मुंह फेर गया। परी को उसका यूं चेहरा फेरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मामा दानुथाई तली गई। मामा जानूसई चली गई। उसने होंठ बाहर निकालते हुए तोतली आवाज़ में रूह को बताया। मेरी जान, वो जानूसई नहीं थी, कोई और थी। वो उसका माथा चूमते हुए प्यार से समझाने लगी, जबकि वो ऑफ मूड के साथ उसके सीने से लग गया। तुम्हारे जैसा भाई किसी को न मिले, तुम अपनी बहन की खातिर एक बर्गर न ला सके, तुम्हें इतना बेकारी मैं कभी नहीं समझती थी। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। राकेश, अच्छा ही हुआ वो बुढ़ा कुछ नाम करने से पहले चल बसा, वरना तुम तो मुझे इस जायदाद का एक
एक ज़रा सा हिस्सा भी ना देते। वो जब से खाली हाथ आया था, खुशी उसे कोसे जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे खा जाए। हाँ, तो किसने बोला था नखरे करने के लिए? जो मिल रहा था खा लेती तो कम अज़ कम भूखी तो ना होती। अब बैठकर कोसती रहो मुझे, वो लापरवाह अंदाज में बोला। इसके लिए उसकी बोली हुई चीज़ लाने का नहीं इरादा था। वो बर्गर की शॉप के बाहर से गुजरते भूल गया कि आखिर खुशी ने क्या लाने का बोला था। उसके दिमाग में इस वक्त डर की बताई बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जिनमें से वो कुछ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो नज़रअंदाज करता तो डर उसे दुनिया से ही नज़रअंदाज कर सकता था। थोड़ा सा दिल बड़ा करके वहाँ से कुछ खाने को ला दो, वो सामने स्टोर की जानिब इशारा करते हुए बोली। तो आखिर उसको उस पर तरस आ ही गया। अच्छा यार, आ गया तरस तुम पर। तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, भूखी बांदरी। वो उसका गाल खींचता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। जल्दी लाना, भूख लगी है मुझे, वो लाड से बोली। वो जैसे ही पार गया उसे रूह नजर आई। उसके हाथ में एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा था, जैसे दूर से देखकर वो समझ चुकी थी कि ये यारम का ही बच्चा हो सकता है। उसकी आंखें और गाल पर पड़ने वाले डिंपल बिल्कुल यारम की कापी थे। उससे रहा ना गया, उसने फ़ौरन रूह को पुकार लिया था। वो उसकी दोस्त थी, 2 साल से उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो फ़ौरन रूह के सर पर जा सवार हुई। हाय रूही, कैसी हो तुम? वो उसका हाथ थामते हुए पूछने लगी। तो एक पल के लिए रूह रुक गई। वो भी अपनी ज़बरदस्ती वाली दोस्त को भूल तो नहीं सकती थी। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। कैसे हो तुम होशी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ही होगा। ये तो बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड जैसा है, कोई भी उसे पहचान सकता है। खुशी ने मुस्कुराकर उसे छूना चाहा, लेकिन शायद वो रोयाम को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो उसे देखते ही चेहरा फेर कर रूह की जानिब हो गया। अभी फ़िलहाल उसका मूड ऑफ था, क्योंकि उसकी जानू साईं उसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम कर चली गई थी। जानू साईं की उस बेवफ़ाई पर वो बेहद अफ़सरदा था। वो बीमार है, रूह ने शर्मिंदगी से बताया। और क्या हो गया इस हीरो को? क्यों बीमार हो गया? खुशी को उसकी बीमारी का जान पर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। जब अचानक रूह की नज़र खुशी के पीछे खड़े उस आदमी पर पड़ी, उसे पहचानने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा था। ये वही तो था जिसने शोनो को यारम के हाथ बेचा था, और अब वो भी तो उसी के बारे में बात कर रहा था। रूह को जानकर हैरानगी हुई थी कि शोनो दर का कुत्ता था, लेकिन इस बात से ज़्यादा रूह को ये जानकर हैरानी हुई थी कि दरकी ने शादी कर ली थी, और उसकी गर्लफ्रेंड खुशी तब भी उसके साथ रह रही थी और हर जगह उसके साथ थी। यारम के वापस आ जाने की वजह से वो ज़्यादा देर तो वो उनके पास रुक नहीं पाई थी, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी परेशान होकर निकली थी। ये खुशी के साथ कौन है? परी दर के साथ अस्पताल से बाहर निकलती पूछने लगी। उसका भाई है, ये भी मेरे साथ ही काम करता है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बात करके आता हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा करता राकेश की जानिब चला गया। तुम दोनों एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं उम, है क्या? तुम्हें मैं वहाँ अहम काम देकर आया था और तुम यहाँ मज़े कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ, जाकर काम पर ध्यान दो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? वो उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए बोला। वो मुझे उसने बोला था आने को, उसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। राकेश ने खुशी को देखते हुए कहा। बकवास बंद करो, अपनी तुम्हारी शक्ल है तो ज़रूरी बात करने वाली। वो उसे घूर कर बोली। बंद करो तुम दोनों अपनी फजूलियात। जाओ खुशी, अंदर से परी की रिपोर्ट्स तैयार करके लाओ। मैं परी को लंच पर लेकर जा रहा हूँ, तुम भी लंच करके आ जाना। वो उसे देखते हुए बोला। सुन रहे हो भाई, ये है इस चुड़ैल को अपने साथ लंच पर लेकर जा रहा है, और मैं मोहतरमा की रिपोर्ट्स लेकर घूमती रहूँ उनके पीछे पीछे। वो गुस्से से राकेश को देखती अस्पताल के अंदर चली गई थी, जबकि वह नफ़ी में सर हिलाता अपने कान की जानिब चला गया। मैम, पेशेंट का सरनेम बताएं। नर्स फाइल बनाते हुए उससे पूछने लगी। फरीज़े दरकशम? बिल्कुल नहीं, फरीज़े सद्दीक लिखो। अगर वो उसका पति है कि उसका ये मतलब नहीं कि हर जगह उसके शोहर का नाम चलेगा। वो कुछ सोचते हुए बोली, और कुछ ही देर में नर्स ने उसकी मुकम्मल फाइल तैयार करके उसके हवाले कर दी थी, जैसे लेकर वह सीधी दर के घर ही जाने वाली थी। वो चेंज करके आई तो दर कमरे में ही था। उन्हें वापस आते हुए काफ़ी वक्त लग गया था। दर उसे अपने साथ लेकर गया था, जिसकी वजह से उनकी वापसी होते शाम हो गई थी। दर के साथ ये वक्त बहुत खूबसूरत और पुरसकून था। वो बहुत खुश थी। वो दोनों वापस आए तो खुशी से पहले ही आई हुई थी। पता नहीं क्यों वो लड़की उसे देखते ही मुंह बना लेती थी। पता नहीं क्यों उससे बात करते हुए खुशी का मूड ऑफ होता था। पता नहीं उस लड़की को मसला क्या था। एक तो ये लड़की को वो समझ नहीं पा रही थी। किन सोचों में गुम हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम मुझे अपने ख्वाबों में देख रही हो। अपने गालों पर दहकते लबू का लम्स महसूस करके मुस्कुरा दी। मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, इसलिए आप ज़रा दूर रहें। और वैसे भी जिनको मैं प्लास्टिक की गुड़िया लगती हूँ या फिर वो चू चू करने वाली चूज़ी लगती हूँ, उनके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं सकती। उसके सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से ज़रा दूर करती मुंह बनाकर बोली। तुम्हें लगता है मुझे इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है? उन लोगों में से नहीं हूँ मैं जो अपनी बातों पर पछताते हैं या किसी की बातों के जाल में फंस जाते हैं। मैंने जो भी कहा सब सच कहा था। मेरा एक एक लफ्ज़ सच था, झूठ नहीं था। लड़की, मैं अब भी तुम्हें वही कहता हूँ जो पहले रोज़ कहता था। हाँ, लेकिन अब मेरा
तो मैं तुम्हें देखने का अंदाज़ बदल गया है। तो तुम आप भी वही हो जो वो उसकी थोड़ी थोड़ी को उंगलियों से ऊपर करता आहिस्ता से उसके लब्बों को अपने लब्बों की कैद में ले चुका था, जब अचानक दरवाज़ा खोलकर खुशी अंदर दाखिल हो गई। वो बुखलाकर उससे दूर हुई, जिस पर दर्क ने होनहार नज़रों से खुशी की जानिब देखा। सॉरी, मैं ये फ़ाइल देने आई थी, शायद आप लोग भूल गए। वो हाथ में पकड़ी परी की रिपोर्ट्स देखते हुए बोली। खुशी, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट था कि तुम कल नहीं दे सकती थी? वो बेहद गुस्से से खुशी को घूरते हुए बोला। परी उससे कुछ फासले पर खड़ी बुरी तरह बुखला गई थी। उसके अचानक आ जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। उसके अचानक आ जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। माथे पर पसीने की नन्ही-नन्ही बूँदें, हाथ काँप रहे थे, जैसे अपने शौहर के साथ नहीं, वो किसी गैर के साथ कमरे में थी। आई एम सॉरी, लगता है मुझे अचानक नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि ये फ़ाइल बहुत अहम है, इसलिए मैं देने आ गई हूँ। खुशी डर की नज़रों से छुपने के बहाने तलाश करने लगी। उसे नहीं लगता था कि उसकी हरकत का ये रिएक्शन होगा। वो खुशी को जवाब देने के बजाय परी के पास आया था और खुशी की परवाह किए बगैर उसने आहिस्ता से परी को थामकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके अचानक इस कदम पर वो उसे सख्त नज़रों से घूरने लगी। तुम ठीक हो ना? उसे अपने सीने से लगाए उसके माथे पे अपने लब रखकर वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। परी ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाते हुए अपने आप को उसके सीने में छुपा लिया। बस कोई कुछ भी कहे, उसे यकीन था उसका दर्द उसे कभी रुसवा नहीं होने देगा। खुशी को इशारा मिलते ही वो कमरे से बाहर निकल गई थी। वो इस मंजर को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो उन्हें दूर करने के लिए अचानक कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन वो और भी करीब हो जाएंगे ये उसने नहीं सोचा था। दर्द बिल्कुल ही पागल हो गया था उस लड़की के लिए। शायद वो उस लड़की के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। खुशी चाहे उसे कितना ही अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अब खुशी की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। दर्द, ये देखिए मेरी फ़ाइल पर गलत नाम क्यों लिखा हुआ है, और किसी और की फ़ाइल तो नहीं उठा कर ले आई खुशी? वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट संभाल कर रख रही थी कि बेध्यानी में उसने फ़ाइल खोलकर उस पर लिखा नाम देखा, जो उसका तो हरगिज़ नहीं था। दर्द ने उसके हाथ से फ़ाइल लेकर चेक किया था, तो उस पर फरीज़े सदीक लिखा हुआ था। उसके माथे पर लातदार शक्लें नुमायात हुई। एक तो उस लड़की से कोई काम ठीक से नहीं होता। उसने बेहद गुस्से से सोचा, हो सकता है नाम में अदल बदल हो गई हो। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक करवा दूंगा, बल्कि मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। खुशी को भेजकर तुम यहाँ बैठो, बस थोड़ी देर में आता हूँ। वह नरमी से उसका गाल थपथपाते कमरे से बाहर निकल गया था। ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने लड़की? वो फ़ाइल उसके सामने फेंकता बेहद गुस्से से बोला। शायद वो भी उसकी बात को अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए फ़ाइल उठाकर देखने लगी। ये बेवकूफ़ी नहीं है डार्लिंग, मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त करूँ? बस इसीलिए तुम्हारा नाम उसके नाम से अलग कर दिया। वो आंख दबाती हुई बोली। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो खुशी, मैं तुम्हारा नाम इस दुनिया से अलग कर दूंगा। मुझे चैलेंज मत करो, बहुत पछताओगे तुम। अभी के अभी ये नाम ठीक करवा कर लाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हारी सोच है। वो गुस्से से बेहद कम आवाज़ में घर आया। तुम्हें लगता है तुम सारी ज़िंदगी से हकीकत पाओगी? आज नहीं तो कल सच उसके सामने आ जाएगा। मैं सिर्फ उसे तैयार कर रही हूँ। दर्क, वो सीरियस अंदाज में बोली। इस वक्त वो मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं था। तुम्हें जो मैं कहता हूँ तुम वो करो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ, समझे? तुम जाओ, ये फ़ाइल अभी के अभी ठीक करवा कर लाओ। वो फ़ाइल उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाता हुआ बोला। ओके, मैं ये ठीक करवा के लाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मसूमा पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है। उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया है। उसकी अचानक खबर पर दर के कदम रुक गए थे। उसने मुड़कर उसे देखा। वो ठीक है, शार्फ ने बचा लिया था उसने उसे। किसी ने पब्लिक प्लेस पर गोलियां चलाकर मारने की कोशिश की थी। पिछले 2 महीनों में ये 5वां हमला था उस पर। पहले किसी ने घर पर उसे मारने की कोशिश की, और अब पब्लिक प्लेस पर। मेरे ख्याल में फ़िलहाल वो फ्लैट उन लोगों की नज़रों में नहीं है, वरना वहाँ पर भी हमला ज़रूर करते। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इसी आदमी का काम है? खुशी सारी बात बताते हुए पूछने लगी। हमें मतलब नहीं, ना मासूमा से, ना उसके शोहर से, और ना ही यारम काज़मी की टीम के किसी भी मेंबर से। हमारी तरह से भाड़ में जाए। तुम भी अपने काम से काम रखो। लोगों की खबरें देने से बेहतर कि वो काम करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। जाकर नाम ठीक करवाओ। आज जुमा का दिन था। सुबह सुबह अपने काम पर निकल गया था वो, लेकिन दोपहर में वापस आ गया और आते ही परी को सामान पैक करने के लिए कह दिया। परी, अपना सामान पैक करो, हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्लैट में। उसने अचानक कमरे में आते हुए उस पर धमाका किया था। वो हैरानगी से देखने लगी। वो घर क्यों छोड़ रहे थे? कितना अच्छा था ये घर, और दर्द भी तो उस घर में रहना बहुत पसंद करता था। ये जगह उसे बेहद अजीज़ थी, तो अचानक छोड़ने की क्या वजह थी? कुछ बताएं तो सही, हम अचानक क्यों फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हम यूँ अचानक ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो बेहद परेशानी से बोली। दर के अचानक जाने वाले फैसले पर, हम ये घर छोड़ नहीं रहे, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से फ्लैट में जा रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दरअसल फ्लैट थोड़ा बड़ा है और मेरे काम करने वाली जगह के भी करीब है। मैं दिन में कितने ही चक्कर लगा सकता हूँ, और वो अस्पताल से भी करीब है। यहाँ दिन हाँ
यहाँ दिन आना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। वो मैं वहाँ मैं आसानी से आता-जाता रहूँगा। जितने अच्छे से मैं तुम्हारा ख़याल रख सकता हूँ, उसी उतने अच्छे से तुम्हारा ख़याल नहीं रख सकती, इसलिए मेरा तुम्हारे आस-पास होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर खुशी हर वक़्त तुम्हारे साथ होगी। वो प्यार से उसे समझाता, उसे पैकिंग करने का कहकर खुद बाहर निकल गया था। ना चाहते हुए भी वो पैकिंग करने लगी, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन वो ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस घर में रहते हुए उसे खुद भी इस घर से, उस जगह से मोहब्बत होने लगी थी। वो लोग अगले ही दिन यहाँ पर अपनी शिफ्टिंग कर चुके थे। राकेश और खुशी भी अपने निचले वाले फ्लैट पे शिफ्ट हो गए थे। ये जगह शहर के बीचों बीच, अस्पताल भी यहाँ से बेहद करीब था और दर के काम करने की जगह भी इस जगह से बहुत पास थी। यहाँ बहुत से सहूलतें थी, लेकिन वो सोसाइटी वालों का साथ उसके लिए अहम था। लेकिन दर्क ने इससे वादा किया था कि वह जल्दी वापस घर ले जाएगा उसे, लेकिन कुछ वक्त के लिए उसे यहीं पर रहना होगा। ये जगह बुरी नहीं थी, बल्कि उस घर से कहीं ज़्यादा मुनासिब थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर घर जैसी फीलिंग आती थी। छोटा सा घर जैसे अपने कोने कोने में अपनायत लिए हुए था। उस जगह पर उसे अपना महसूस होता था, जैसे वो उसकी जगह हो। और फ्लैट में ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। वहाँ सहूलियात की कमी थी, जबकि फ्लैट में सब कुछ मौजूद था, लेकिन जो सुकून वहाँ था वो यहाँ नहीं था। सुबह-सुबह अपने काम के लिए निकलते हुए उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मासूमा नज़र आई। हाय हैंडसम, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि उसके एक हाथ में मुशर्रफ का हाथ और दूसरे में बंधा प्लास्टर देखकर वो भी रुक गया। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? वो उसके हाथ की जानिब इशारा करते पूछने लगा। अरे ये कुछ नहीं, बस गिर गई थी, फ्रैक्चर हो गया, उसने मुस्कुराते हुए बताया। दर कुछ भी नहीं बोला। फिर मिलेंगे, मैं शारिफ को स्कूल छोड़ के आ जाऊँ? शारिफ को बाहर निकलते देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसके आगे बढ़ते दर दरवाज़ा बंद करते शारिफ की तरफ आया। ये मासूमा पर 5वां हमला है शारिफ, और तुम यूं बेफिक्र हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें उसकी परवाह है भी या नहीं? वो गुस्से से पूछ रहा था। तुम ऐसा नहीं कह सकते दर्क, मुझे मेरी बीवी की परवाह है, तभी मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। और इस पर हमला यहाँ घर पे नहीं हुआ। वैसे भी हम पता लगा लेंगे कि हमला करने वाला कौन है। इतनी आसानी से छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरी बीवी में बड़ा इंटरेस्ट है। कहाँ तुम किसी की परवाह ही नहीं करते, कहाँ तुम दिन मेरी बीवी का हालो हैरियत पूछने आ जाते हो। कहीं मेरी बीवी को देखा तुम्हें बहनों वाली फीलिंग तो नहीं आती? कहीं जो जज्बात तुम्हारी रूह को देखकर नहीं जागते, मेरी बीवी को देखते ही तो? फिक्र मत करो, मैं यारम की तरह जालिम हरगिज़ नहीं हूँ। तुम जब चाहे अपनी बहन से मिल सकते हो। वो शरारत से बोला। ये तुम्हारी गलत फहमी है शार, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बीवी, मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, इसलिए हैरत पूछ ली। और मुझे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। तुम्हारी बीवी पर जानलेवा हमला हो रहे हैं और तुम उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अपना ना सही अपने बेटे का ख्याल करो। ये ना हो कि तुम पता ही लगाते रहो कि मासूमा का दुश्मन कौन है और वो दुश्मन अपना काम करके भी चला जाए। वो उसे समझाते हुए बोला। वो जो कोई भी है मासूमा का दुश्मन है ही नहीं। दर्क वो डेवल और डेवल की टीम का दुश्मन है। मासूमा का कोई दुश्मन नहीं है। वो यकीन से बोला। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है कि कोई हो, लेकिन तुम्हारी नज़र में ना हो, या तुम्हारी नज़र में हो लेकिन तुम उसकी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा बेफिक्र हो चुके हो। वो सरसरी से कहता आगे निकल चुका था, लेकिन शार्फ के कदम वहीं रुक गए थे। वो किसके बारे में बात कर सकता था? क्या मासूमा का कोई ऐसा दुश्मन था जो उस जानलेवा हमला कर सकता है? ये मासूमा पर 5वां हमला था और सब लोग जानते थे कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ मासूमा पर ही किया गया है, उसकी जान लेने के लिए। वो जो कोई भी था मासूमा को मारना चाहता था। उसका मकसद यारम की टीम के किसी मेंबर को मारना हरगिज़ नहीं था, लेकिन मासूमा से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो शार्फ को सर्जरी अंदाज में अपनी बात क्लियर करके उसका ध्यान मासूमा के दुश्मनों की तरफ लगा चुका था। वो जानता था यारम इस सिलसिले में खामोश तो हरगिज़ नहीं बैठा होगा। आखिर मासूमा उसके लिए अजीज़ थी। वो कोई आम नहीं, सदीक की बेटी थी, और सदीक यारम के लिए क्या था ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं था। वो जानता था यारम इस चीज़ पर खामोश और हरगिज़ नहीं बैठेगा। वो अपना काम शुरू कर चुका था, फिर अभी वो उसे मोहतात रहने का कह सकता था। हाँ, उसे परवाह नहीं थी उसकी तरफ से भाड़ में जाए यारम और उसके टीम मेंबर। उसे सिर्फ और सिर्फ परी की परवाह थी। उसका इलाज करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और अब उसका इलाज करवाने के लिए वो ज़ोया के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि परी के मेंटल हेल्थ पर किसी भी किस्म का कोई असर ना पड़े। वो सुबह-सुबह परी के हाथ से ज़बरदस्त किस्म का खाना बनवा कर लाया था। वो हमेशा की तरह आज भी परी उससे सवाल ही करती रही कि वो किसी के लिए बनवा रहा है। इतनी कम मिर्चें वो हरगिज़ नहीं खाता था, इसलिए तो परी कंफ्यूज होती थी। फिर परी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए तो वो हर संडे उसे स्पेशल खाना बनाना था। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल मासूमा के बारे में सोच रहा था। आजकल तारिक उसे बार बार फ़ोन कर रहा था। कभी तो वो फ़ोन उठा लेता था, कभी नज़रअंदाज कर देता था। हाँ, क्योंकि उसे तारिक और ताहिर के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। अब आप अपने मकसद के बेहद करीब था।
पिछले 6 साल से वो ताहिर और तारिक की ग़ुलामी कर रहा था। ताहिर जो कहते हो वो आंखें बंद करके वही कर देता था। उसने पिछले 6 सालों में अपनी जान लगा दी थी उन दोनों की मदद करने में, और उसे क्या हासिल हुआ था? कुछ भी नहीं सिवाय इन्फॉर्मेशन के। 6 साल से उससे ग़ुलामी का फल उसे अब मिलना था। 6 साल से उसने उस दिन रात उसने एक-एक करके तारिक और ताहिर को खुद पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया था। वो इंसान जैसे किसी के होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तारिक और ताहिर का हर हुक्म क्यों मान रहा था? ये सोचने की गलती कभी तारिक और ताहिर ने भी नहीं की थी। अपना आप भुलाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके हुक्म पर चल रहा था, और वो वैसा क्यों कर रहा था कि ये खुद भी नहीं जानते थे। दर्क ने कभी उन लोगों को शक नहीं होने दिया, कभी अपने मकसद की तरफ उनकी सोच को आने ही नहीं दिया। और अब 6 साल के बाद वो इस मकाम पर आ गया था, बेफ़िक्र होकर अपना काम कर सकता था। उसे कल ही पता चला था कि वो अपने 2 महीने ज़ाया कर चुका है। 2 महीने से उसका सबसे बड़ा दुश्मन मिस्र की जेल से आज़ाद हो चुका है। मसलमा पर 5वां हमला हो जाने के बावजूद भी यारम उसकी टीम बिल्कुल बेफ़िक्र थी। यकीनन यारम इस चीज़ की जड़ तक पहुँच चुका था। वो जान चुका था कि मसलमा पर हमला करने वाला कौन है, लेकिन यारम के इस तक पहुँचने से पहले उसे पहुँचना था। यारम हर काम में उससे आगे से ही, लेकिन यहाँ पर वो उसे खुद से आगे नहीं जाने दे सकता था। उसे फ़र्ज़ अदा करना था, एक फ़र्ज़ अदा करना था, और अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए उसे यारम से 2 कदम आगे रहना था। आजकल यारम का सारा ध्यान उस चीज़ की तरफ था। वो जानता था, लेकिन उसे यारम से पहले उस आदमी तक पहुँचना था किसी भी हाल में।